हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 4 जिसका पेपर कोड है 348 केजे के पार्ट 3 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2 और 3 को कराया था, जिसका पेपर कोड था 348 केजी KH और KI। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 12 जीव विज्ञान का सेट नंबर 4 और 2025 में आया हुआ पेपर है, जिसका पेपर कोड है 348 KG। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखिए कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम यहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट, मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य को लिखिए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 3 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का पार्ट, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है। तो हमें इसका आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया था प्रश्न नंबर 6 का अंजीर और ततैया, जिसको हम ततैया को वाष्प भी बोलते हैं, के उदाहरण के साथ सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया था। आगे क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का उपयुक्त रेखाचित्रों सहित चर घातांकी वृद्धि वक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट हो जाते हैं विस्तृत प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 7 है चित्रों सहित भ्रूणकोश के गठन का वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन इसी में अथवा करके पूछा गया था। देखिए, या तो हमें प्रश्न नंबर 7 का ऊपर वाला आंसर देना होगा या नीचे वाला आंसर देना होगा, क्योंकि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे चॉइस आती है कि या तो हम ऊपर वाला कर सकते हैं या हम नीचे वाला कर सकते हैं, क्योंकि अथवा का मतलब होता है या। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 7 का है चित्रों से तो भ्रूणकोश के गठन का वर्णन कीजिए, हम ये क्वेश्चन करने वाले। आगे इसमें देखिए प्रश्न नंबर 7 में अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसमें हमें ये 3 दी गई हैं और हमसे बोला गया है किन्हीं 2 पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी होगी। पहली है रेड डाटा बुक, दूसरी है परागकण और तीसरी है विपुंसन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में प्रश्न नंबर 7 के अथवा क्वेश्चन यानी कि यहाँ तक करने वाले हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य को लिखिए। तो हमें यहाँ पर मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लिखना होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी कि HGP के मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट है इसमें जीनोम अनुक्रमण, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जीनोम अनुक्रमण। इसमें हम लिखते हैं मानव जीनोम के सभी 3 अरब रासायनिक जोड़ों यानी कि बेस पेयर्स को पढ़ना और उनका अनुक्रम निर्धारित करना। फर्स्ट क्या है, जीनोम अनुक्रमण। इसमें मानव जीनोम के सभी 3 अरब रासायनिक जोड़ों या जैसे कि बेस पेयर्स को पढ़ना और उनका अनुक्रम निर्धारित करना। सेकंड, इसमें हम डालेंगे जीन की पहचान। तो इसमें हम लिखते हैं मानव डीएनए में मौजूद सभी 20,000 से 25,000 जीनों की पहचान करना और उनके कार्यों को समझना। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट में हम हेडिंग डालते हैं भौतिक मानचित्रण। इसमें हम लिखते हैं गुणसूत्रों का एक विस्तृत भौतिक मानचित्र बनाना जिससे जीनों की स्थिति का पता चल सके। आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट में हम लिखते हैं डेटा प्रबंधन। इसकी भी हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्राप्त विशाल जानकारी को डेटाबेस में संग्रहित करना और उसे सभी शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन का आगे आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट, तकनीकी विकास। इसके हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। इसमें हम लिखेंगे डीएनए अनुक्रमण और डेटा विश्लेषण के लिए तेज और अधिक कुशल तकनीकों जैसे कंप्यूटेशनल्स का विकास करना। आगे देखिए 6th पॉइंट में हम लिखते हैं एलसी का समाधान, ELSI का समाधान। इसमें हम लिखते हैं आनुवांशिक जानकारी के उपयोग से जुड़े नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों का अध्ययन और समाधान करना, जैसे गोपनीयता और भेदभाव। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य हमने यहाँ पर लिख दिए।
आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक था। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 3 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे प्रश्न नंबर 6 का ख पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि देखिए अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी टाइम नहीं निकला। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आई हुए ना बस उनको तैयार कर लेना है। अगर आपने बस इतना कर लिया ना तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स होता है तो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं। और आप चाहे 2019 से 2025 तक पेपर सेट उठाकर देख लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चंस बार बार देखने को ही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ भी लिया है ना, तो आपको क्या करना है, आपको बस 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं ना उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहले 2025 का करिएगा, फिर 24 का, 23 का, ऐसे आपको करना है। और ये ऐसे नहीं कि बायोलॉजी के सब्जेक्ट में ही मैंने आपको बोला है, या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में आपको यही करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप कहां से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंच पा रही है और किन किन लोगों तक हेल्प मिल पा रही है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का ख है। ख पार्ट है, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, आनुवांशिक रूप से संशोधित इंसुलिन जैसे ह्यूमिलिन के उत्पादन में मानव इंसुलिन बनाने वाले जीन को काटकर पुनः संयोजक डीएनए यानी कि आरडीएनए तकनीक द्वारा बैक्टीरिया या यीस्ट के प्लाज्मिड में डाला जाता है। फिर इन सूक्ष्मजीवों को बड़े बायोरिएक्टरों में उगाया जाता है, जिससे वे बड़ी मात्रा में मानव इंसुलिन का उत्पादन करते हैं, जिसे बाद में निकालकर शुद्ध किया जाता है, जिससे यह मधुमेह के इलाज के लिए सुरक्षित और प्रभावी बनता है। तो आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है। तो इसके आगे हम उत्पादन की प्रक्रिया के चरण भी लिखेंगे। तो ये है हमारा आनुवांशिक रूप से संशोधित इंसुलिन जैसे ह्यूमिलिन के उत्पादन में मानव इंसुलिन बनाने वाले जीन को काटकर पुनः संयोजक डीएनए तकनीक द्वारा बैक्टीरिया यीस्ट के प्लाज्मिड में डाला जाता है। फिर इन सूक्ष्मजीवों को बड़े बायोरिएक्टरों में उगाया जाता है, जिससे वे बड़ी मात्रा में मानव इंसुलिन का उत्पादन करते हैं, जिसे बाद में निकालकर शुद्ध किया जाता है, जिससे यह मधुमेह के इलाज के लिए सुरक्षित और प्रभावी बनता है। आगे देखिए, इसमें हम ब्लैक में से हेडिंग डालते हैं उत्पादन प्रक्रिया के मुख्य चरण यानी कि स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसमें आगे हम लिखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखते हैं जीन का पृथक्करण। इसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे फर्स्ट पॉइंट जीन का पृथक्करण। इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले मानव इंसुलिन बनाने वाले जीन को मानव कोशिकाओं से अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, सबसे पहले मानव इंसुलिन बनाने वाले जीन को मानव कोशिका से अलग किया जाता है। सेकंड पॉइंट में हम लिखते हैं प्लाज्मिड काटना। इसमें हम लिखते हैं एक गोलाकार जीवाणु डीएनए प्लाज्मिड को प्रतिबंधन एंजाइमों का उपयोग करके काटा जाता है, जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। तो प्लाज्मिड काटना में हम क्या लिखते हैं, एक गोलाकार जीवाणु डीएनए प्लाज्मिड को प्रतिबंधन एंजाइमों का उपयोग करके काटा जाता है, जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। आगे देखिए, आगे हम लिखते हैं थर्ड पॉइंट जीन जोड़ना। इसमें हम लिखते हैं इंसुलिन जीन को इस कटे हुए प्लाज्मिड में डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम की मदद से जोड़ा जाता है, जिससे एक नया पुनः संयोजक डीएनए बनता है। क्या होता है जीन जोड़ना में, इसमें इंसुलिन जीन को इस कटे हुए प्लाज्मिड में डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम की मदद से जोड़ा जाता है, जिससे एक नया पुनः संयोजक डीएनए बनता है। आगे हम फोर्थ पॉइंट में लिखते हैं जीवाणुओं में स्थानांतरण। इसमें हम लिखते हैं इस पुनः संयोजक प्लाज्मिड को ई कोली जैसे बैक्टीरिया में डाला जाता है, जिससे वे आनुवांशिक रूप से संशोधित हो जाते हैं। आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट में हम लिखते हैं संवर्धन। इसमें हम लिखते हैं इन संशोधित जीवाणुओं को बड़े बड़े किण्वन टैंकों बायोरिएक्टरों में नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है, जहां वे अपनी संख्या बढ़ाते हैं और मानव इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। आगे देखिए सिक्स पॉइंट में हम लिखते हैं पृथक्करण और शुद्धिकरण। इसमें हम लिखते हैं बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोटीन को निकाला जाता है और चिकित्सा उपयोग के लिए शुद्ध किया जाता है, जिससे यह प्राकृतिक इंसुलिन जैसा ही होता है। तो पृथक्करण और शुद्धिकरण में हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोटीन को निकाला जाता है
और चिकित्सा उपयोग के लिए शुद्ध किया जाता है, जिससे ये प्राकृतिक इंसुलिन जैसा ही होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, जीन का पृथक्करण, प्लाज्मिड काटना, फिर जीन जोड़ना, उसके बाद है जीवाणु में स्थानांतरण, उसके बाद है संवर्धन और लास्ट में पृथक्करण और शुद्धिकरण। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, इस प्रक्रिया से प्राप्त इंसुलिन को क्या कहते हैं? ह्यूमिलिन कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और ये मधुमेह रोगों के लिए एक जीवन रक्षक दवा है। क्या होती है? यह मधुमेह रोगियों के लिए क्या होती है? एक जीवन रक्षक दवा होती है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 का ग पार्ट है अंजीर और ततैया। ततैया को क्या बोलते हैं? वास्प भी बोलते हैं। तो देखिए, अगर वास्प लिखा है तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए ततैया को वास्प भी बोलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, अंजीर और ततैया वास्प के उदाहरण के साथ सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर अंजीर और ततैया के उदाहरण के साथ सहोपकारिता का वर्णन करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सहोपकारिता वह संबंध है जहां दो अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती है। क्या होती है? सहोपकारिता वह संबंध है जहां दो अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती है। और अंजीर व ततैया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां ततैया अंजीर के फूलों का परागण करती है। क्या करती है? जहां जो ततैया होती है वो अंजीर के फूलों का परागण करती है, यानी कि अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान और लार्वा के लिए भोजन पाती है। और बदले में अंजीर ततैया को अपने अंदर प्रजनन करने और अपने बच्चों के लिए पोषण प्रदान करता है, जिससे दोनों की प्रजातियां जीवित रहती है और प्रजनन करती है। तो आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सहोपकारिता वह संबंध है जहां दो अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती है। और अंजीर व ततैया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां ततैया अंजीर के फूलों का परागण करती है, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान और लार्वा के लिए भोजन पाती है, और बदले में अंजीर ततैया को अपने अंदर प्रजनन करने और अपने बच्चों के लिए पोषण प्रदान करता है, जिससे दोनों की प्रजातियां जीवित रहती है और प्रजनन करती है। अब आगे हम इसमें ब्लैक पेन हेडिंग डालते हैं, अंजीर और ततैया के बीच सहोपकारिता। तो फर्स्ट हम इसमें ब्लैक पेन हेडिंग डालेंगे अंजीर का लाभ। तो इसमें हम लिखते हैं, ततैया परागण करके अंजीर को बीज बनाने में मदद करती है, जो अंजीर के जीवन चक्र के लिए जरूरी है। क्या होता है अंजीर का लाभ? कि ततैया परागण करके अंजीर को बीज बनाने में मदद करती है, जो अंजीर के जीवन चक्र के लिए जरूरी है। और आगे देखिए, ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं हम ततैया का लाभ। इसमें हम लिखते हैं, अंजीर का फल जिसे उदंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे उदंबरक कहते हैं। ततैया को अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह और लार्वा के लिए भोजन, पोषक ऊतक प्रदान करता है। क्या होता है? ततैया का लाभ क्या है? अंजीर का फल जिसे उदंबरक कहते हैं, ततैया को अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह और लार्वा के लिए भोजन, पोषक ऊतक प्रदान करता है। अब देखिए, इसी में हम आगे लिखते हैं, इसी में देखिए अब हम लिखते हैं जीवन चक्र प्रक्रिया, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे इसकी जीवन चक्र प्रक्रिया भी पूछ सकता है, तो आपको इसलिए क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। तो हम इसमें लिखते हैं जीवन चक्र प्रक्रिया। फर्स्ट हेडिंग हम डालते हैं प्रवेश और परागण। इसमें हम लिखते हैं, मादा ततैया अंजीर के अंदर घुसती है, जहां छोटे छोटे फूल होते हैं। वह अंडे देती है और इस प्रक्रिया में परागकण दूसरे फूलों तक पहुंचाती है, जिसे परागण होता है। तो देखिए, आपको इसकी जो जीवन चक्र प्रक्रिया यानी कि जो प्रक्रिया है, ये आपको डिटेल में पता होनी चाहिए अंजीर और ततैया के बीच। तो इसमें प्रवेश और परागण में क्या आता? मादा ततैया अंजीर के अंदर घुसती है, जहां छोटे छोटे फूल होते हैं। वह अंडे देती है और इस प्रक्रिया में परागकण दूसरे फूलों तक पहुंचाती है, जिससे परागण होता है। दूसरी हम इसमें हेडिंग डालते हैं भोजन और विकास। इसमें होता है, अंडे से निकलने वाले लार्वा अंजीर के फूलों के कुछ हिस्सों को खाते हैं और विकसित होते हैं। क्या होते हैं? अंडे से क्या निकलने वाले जो लार्वा होते हैं वो अंजीर के फूलों के कुछ हिस्सों को खाते हैं और क्या होते हैं? विकसित होते हैं, यानी कि ग्रो होते हैं। आगे देखिए, आगे हम लिखते हैं इसमें प्रजनन और निष्क्रमण। इसमें हम लिखते हैं, नर ततैया अंडे देने वाली मादाओं के साथ संभोग करते हैं। क्या करते हैं? नर ततैया जो होते हैं अंडे देने वाली मादाओं के साथ संभोग करते हैं और फिर मर जाते हैं। इसके बाद पराग से लदी मादा ततैया अंजीर से बाहर निकलती है और दूसरे अंजीर के पेड़ पर जाकर यही प्रक्रिया दोहराती है, जिससे जीवन चक्र जारी रहता है।
तो प्रजनन निष्क्रमण में क्या है, नर ततैया अंडे देने वाली मादाओं के साथ संभोग करते हैं और फिर मर जाते हैं। इसके बाद पराग से लदी मादा ततैया अंजीर से बाहर निकलती है और दूसरे अंजीर के पेड़ पर जाकर यही प्रक्रिया दोहराती है, जिससे जीवन चक्र जारी रहता है। आगे हम इसमें लिखते हैं, यह एक अनिवार्य सहजीवन है, यानी कि अंजीर के पेड़ के लिए परागण आवश्यक है। क्या होता है, अंजीर के पेड़ के लिए परागण आवश्यक है और अंजीर के बिना ततैया प्रजनन नहीं कर सकती। यह रिश्ता इतना गहरा है कि दोनों प्रजातियां एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 6 का घ पार। उपयुक्त रेखा चित्रों सहित चर घातांकी वृद्धि वक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसमें हमसे पूछा गया उपयुक्त रेखा चित्र सहित चर घातांकी वृद्धि वक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए मैंने अभी तक आपको जितने पेपर सेट कराया ना, उनमें ये बार बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसलिए ये इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। तो हम इसमें आगे लिखते हैं, चर घातांकी वृद्धि वक्र यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एक जे आकार का वक्र होता है। क्या होता है, जो चर घातांकी वृद्धि वक्र है वो एक जे आकार का वक्र होता है, जो दर्शाता है कि जब किसी समष्टि के लिए संसाधन असीमित हो और वृद्धि दर उसकी वर्तमान संख्या के अनुपात में बढ़ती जाए। क्या होता है, चर घातांकी वृद्धि वक्र एक जे आकार का वक्र होता है, जो दर्शाता है कि जब किसी समष्टि के लिए संसाधन असीमित हो और वृद्धि दर उसकी वर्तमान संख्या के अनुपात में बढ़ती जाए तो समय के साथ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जो पहले धीमी शुरू होकर बाद में तीव्र हो जाती है। जैसे जीवाणु का बढ़ना, यह वृद्धि दर R और समष्टि के आकार N के बीच संबंध पर आधारित होती है। क्या होती है, यह वृद्धि दर R और समष्टि के आकार N के बीच संबंध पर आधारित होती है, जहां इसकी समीकरण होती है dN/dt = Rn, जहां पर R आंतरिक वृद्धि दर है और N क्या है, N जनसंख्या है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि चर घातांकी वृद्धि वक्र क्या होता है, एक जे आकार का वक्र होता है, जो दर्शाता है कि जब किसी समष्टि के लिए संसाधन असीमित हो तो वृद्धि दर उसकी वर्तमान संख्या के अनुपात में बढ़ती जाए, तो समय के साथ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जो पहले धीमी शुरू होकर बाद में तीव्र हो जाती है। जैसे जीवाणु का बढ़ना, यह वृद्धि दर और समष्टि के आकार के बीच संबंध पर आधारित होती है, जहां dN/dt = Rn, जहां पर R क्या है, आंतरिक वृद्धि दर है और N क्या है, N जनसंख्या है। आगे देखिए, हम इसमें चर घातांकी वृद्धि वक्र का रेखा चित्र जो कि जे आकार का होता है वो बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे समष्टि आकार और यहाँ पर लिखेंगे नीचे समष्टि वृद्धि का जे वक्र। अब देखिए, ये जो होता है ये होता है जे आकार का। कैसे आकार का होता है, जे आकार का। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा जे बन रहा है। तो देखिए ये होती है प्रारंभिक अवस्था और ये होती है चर घातांकी अवस्था, और ये कहाँ पर रुकता है, ये रुकता है वहन क्षमता पर। तो आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है 1 नंबर 2 नंबर में, तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो कि हर साल पूछा जाता है। आप इसमें कोई से पेपर सेट उठाकर देख लो, आपको ये रिपीटली देखने को मिलेगा। तो ये बहुत रिपीटेड है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, इसी में हम आगे लिखते हैं, आगे हम इसमें लिखते हैं वक्र आकार। तो कैसा आकार का होता है, जे आकार का होता है। तो हम इसमें लिखते हैं, जब इस वृद्धि को ग्राफ पर दर्शाया जाता है तो यह एक जे अक्षर के आकार का वक्र बनाता है। क्या होता है, जब इस वृद्धि को ग्राफ पर दर्शाया जाता है तो यह एक जे अक्षर के आकार का वक्र बनाता है। तो देखिए आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये कैसा वक्र बनाएगा, ये बनाता है जे अक्षर के आकार का वक्र बनाता है। और इसमें हम आगे लिखते हैं, शुरुआत में वृद्धि धीमी होती है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा यहाँ पर जो वृद्धि धीमी होती है क्योंकि संख्या कम होती है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वक्र तेजी से ऊपर की ओर मुड़ जाता है, जो तीव्र गुणन को दर्शाता है। क्या किसको दर्शाएगा, शुरुआत में क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है, यानी कि बहुत स्लो होगी क्योंकि संख्या कम होती है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वक्र तेजी से ऊपर की ओर मुड़ता जाता है, जो तीव्र गुणन को दर्शाता है। और लास्ट में हम इसमें लिखते हैं, अतः चर घातांकी वृद्धि वक्र असीमित परिस्थितियों में होने वाली तीव्र गुणात्मक वृद्धि को दर्शाता है, जो एक जे आकार के वक्र द्वारा प्रदर्शित होती है। अब देखिए इसी में हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7। इसमें ये देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 5 मार्क्स वाले, यानी कि ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं।
तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया है चित्रों सहित भ्रूणकोश के गठन का वर्णन कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पर चित्र सहित भ्रूणकोश के गठन का वर्णन करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ पर तो पूछा गया है चित्रों सहित भ्रूणकोश के गठन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार भी पूछा जाता है, मादा युग्मोद्भिद का विकास का वर्णन कीजिए। तो आपको देखिए पता होना चाहिए कि भ्रूणकोश के गठन का वर्णन और मादा युग्मोद्भिद के विकास का वर्णन ये दोनों एक ही हैं। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है और आपको पता होना चाहिए कि यही चित्रों के सहित भ्रूणकोश के गठन का वर्णन है और यही मादा युग्मोद्भिद के विकास का वर्णन का आंसर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए हम इसमें लिखते हैं बीजांड की संरचना के अंदर बीजांड का उत्तक में गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती है। क्या होता है, बीजांड की संरचना के अंदर बीजांड का उत्तक में गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बीजांड की संरचना के अंदर बीजांड का उत्तक में गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती है। यहाँ पर देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होता है, ये जो हमारे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन का मतलब क्या होता है, एक असमान प्रकार का विभाजन होता है। यानी उसमें क्या होता है, समान प्रकार से कोशिका विभाजित नहीं होती है। और अगर समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन में समान प्रकार से विभाजित होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में समान प्रकार से विभाजन नहीं होता, इसमें असमान प्रकार से विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन में समान प्रकार से विभाजन होता है। देखिए जैसे समसूत्री कोशिका के परिणाम स्वरूप अगर समसूत्री विभाजन होगा, देखिए यहाँ पर रफ वर्क करके समझ लीजिएगा कि अगर होगा समसूत्री विभाजन, अगर होगा हमारा समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन में जो विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक कोशिका से दो कोशिका, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो ये क्या होता है, ये समसूत्री विभाजन में समान प्रकार से विभाजन होता है। देखिए ठीक से नहीं लिखा गया समसूत्री विभाजन। ठीक है, और अगर आए अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन जो होता है समान प्रकार से विभाजन नहीं होता। उसमें क्या होता है, एक कोशिका से 4 कोशिका बनेगी, यानी कि एक सेल से क्या होगा, 4 सेल बनेगी। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जो विभाजन होता है वो समान प्रकार से होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है असमान प्रकार से, इसमें एक कोशिका से फिर चौथी कोशिका बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, तो जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है इसमें गुरु बीजाणु धानी के अंदर इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, 4 कोशिका बनती हैं। यहाँ पर देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, और इस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, 4 कोशिका बनती हैं। क्या बनती है, 4 कोशिका बनती हैं। तो इसमें जब ये 4 कोशिका बनेंगी, 4 प्रकार की कोशिका बनेंगी, तो इसमें सिर्फ एक प्रकार की कोशिका क्या होती है, क्रियाशील होती है। तो इसको हम लिखते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु। और जो हमारी 3 ये कोशिकाएं हैं, बाकी की ये जो कोशिकाएं होती है ये क्रियाशील नहीं होती है, ये नष्ट हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें क्या होता है, इस अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, 4 प्रकार की कोशिका बनती हैं। तो इसमें सिर्फ एक प्रकार की कोशिका ही क्रियाशील होती है, बाकी जो 3 प्रकार की कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है क्योंकि वो क्रियाशील नहीं होती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझाती हुई चल रही हूँ जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल ये फिक्स हो जाए। आगे देखिए, अब हम इसमें लिखते हैं एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के निर्माण को एक बीजाणु भ्रूणकोश परिवर्धन या पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हमने कुछ ज्यादा कुछ नहीं समझा है, इसमें हमने बस एक बात समझी है कि बीजांड की संरचना के अंदर बीजांड का उत्तक में गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती है। अब जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, ये विभाजन समान प्रकार से नहीं होता है, असमान प्रकार से होता है। यानी कि 1 से 4 बनेगी,
इस प्रकार होता है। लेकिन जो समसूत्री विभाजन होता है वो किस प्रकार होता है, समान प्रकार से होता है। उसमें एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, दो कोशिका से चार, चार से आठ, आठ से 16 और 16 से 32 कोशिका बनती है। ठीक है, तो इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 प्रकार की कोशिका बनती है, जिसमें सिर्फ एक ही जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका होती है, बाकी सारी नष्ट हो जाती है क्योंकि क्रियाशील नहीं होती। तो इसमें हमने बस नीचे यही लिखा है कि एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण को एक बीजाणु को भ्रूण कोश परिवर्धन या पॉलीगोनल प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन कहते हैं। आगे देखिए, अब हम इसमें लिखते हैं इसे सर्वप्रथम स्ट्रॉस वर्गर ने पॉलीगोनम पादप में बताया था। किसने बताया था? इसे सर्वप्रथम स्ट्रॉस वर्गर ने पॉलीगोनम पादप में बताया था। आगे हम इसमें लिखते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु ही भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद के निर्माण के लिए प्रथम कोशिका होती है। क्या होती है? जो हमारी एक्टिव गुरु बीजाणु होती है, क्या क्रियात्मक गुरु बीजाणु, जो किससे मिली थी? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से हमें क्रियात्मक गुरु बीजाणु मिला था। तो जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु होती है वो भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद के निर्माण के लिए प्रथम कोशिका होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें लिखते हैं मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? वो क्रियात्मक गुरु बीजाणु लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसमें क्रियात्मक गुरु बीजाणु लेंगे जो हमें प्राप्त हुई थी, क्रियात्मक गुरु बीजाणु। ठीक है, तो और आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें जो समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री जो विभाजन होता है वो 2 प्रकार का विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है 2 प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, 2 प्रकार का विभाजन होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का विभाजन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला होता है केंद्रक का विभाजन। क्या होता है? पहला होता है केंद्रक का विभाजन और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बोलकर बता रही हूं, तो आप चाहे तो उसको कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको ये करने में आसानी हो कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो 2 प्रकार का विभाजन होता है। पहला केंद्रक का विभाजन होता है और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। और जो होता है हमारा केंद्रक का विभाजन, तो ये 3 प्रकार का होता है, यानी कि 3 बार होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमारा समसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रक का विभाजन और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने क्रियात्मक गुरु बीजाणु ले ली। ठीक है, अब ये जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु, इसका हमने समसूत्री विभाजन कराया, यानी केंद्रक विभाजन करा दिया। तो इससे क्या हो गया? इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु से क्या होता है? यहाँ पर हमारी 2 केंद्र के भ्रूण कोश बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था समसूत्री विभाजन में क्या होता है? 1 से 2, 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 सेल बनेगी, 8 से 16 सेल बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ पर वही क्रियात्मक गुरु बीजाणु लिया और उसका समसूत्री विभाजन कराया, यानी कि केंद्रक विभाजन कराया। तो इससे क्या हो गया? इससे एक कोशिका से 2 केंद्रीय भ्रूण कोश बनकर तैयार हो गया। ठीक है, हमने इसका फिर से समसूत्री विभाजन करा दिया, केंद्रक विभाजन करा दिया। तो इस बार 2 कोशिका से क्या हो गया? 4 केंद्रीय भ्रूण कोश बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे? इस 4 का हम फिर से केंद्रक विभाजन कर देंगे, यानी कि समसूत्री विभाजन कर देंगे। तो जब हम इसका समसूत्री विभाजन करेंगे तो 4 से क्या होगा? 8 कोशिका बनकर तैयार हो जाएंगी, जो कि 4 क्या है? निभाग सिरे पर और 4 है हमारी बीजांड द्वार सिरे पर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इस यहाँ तक मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि हमने क्या किया था। हमने यहाँ पर क्रियात्मक गुरु बीजाणु लिया, इसका हमने समसूत्री विभाजन करा दिया। तो जब हमने इसका समसूत्री विभाजन कराया तो क्या हुआ? एक कोशिका से 2 कोशिका बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर 2 केंद्र के भ्रूण कोश बनकर तैयार हुआ। तो हमने इसका फिर से समसूत्री विभाजन करा दिया, तो इससे 2 से क्या हो गया? 4 केंद्र की कोशिका बनकर तैयार हो गई। अब देखिए, जो 4 बनकर तैयार हुई थी, अब इसका हमने फिर से समसूत्री विभाजन करा दिया, यानी कि जो समसूत्री विभाजन होना है ये होना है 3 बार। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया ये। तो इसको हम बोले, यहाँ पर 4 निभाग सिरे पर है और 4 है बीजांड सिरे पर। तो देखिए, ये है कुछ इस प्रकार। तो हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो ये किस प्रकार बन जाएगी? तो हम ये 3 तो आ जाएगी ऊपर और 3 ही आ जाएगी नीचे, और बीच में क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगी 2। ठीक है, अब क्या करा? अब हम कराएंगे इसका कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या कराएंगे? इसका कराएंगे हम कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी कि भित्ति निर्माण। तो जब हम इसका कोशिका द्रव्य विभाजन कराएंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी कुछ इस प्रकार बनकर तैयार हो गई है। तो ये जो ऊपर की 3 है, इसको बोलेंगे प्रतिमुखी कोशिका है। क्या है ये? प्रतिमुखी कोशिका है। और ये जो 2 है, इसको बोलेंगे ध्रुव केंद्रक, यानी कि द्वितीयक केंद्रक। और ये जो हमारी 3 है, इसमें जो ये बीच वाली है, इसको बोलेंगे हम अंड कोशिका, और ये वाली इसको बोलेंगे हम सहायक कोशिका,
यानी कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर क्या बनाती है, अंड समुच्चय बनाती है। और ये जो पूरी है ना, इसको बोलेंगे हम केंद्रीय कोशिका, जो कि एक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखिए ये जो हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये क्या है, ये 3, ये हमारी प्रतिमुखी कोशिका है जिसकी संख्या है 3। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको बोलेंगे हम ध्रुव केंद्रक, यानी कि द्वितीयक केंद्रक। और ये जो 3 है, ये जो नीचे 3 है, इसमें जो बीच वाली है इसको बोलते हैं अंड कोशिका, और इसके साइड में 2 है इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर क्या बनाती है, अंड समुच्चय बनाती है। और ये पूरा क्या है, ये है केंद्रीय कोशिका। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये पूछा ही जाता है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितनी कोशिका होती है और कितने केंद्रक होते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, एक परिपक्व भ्रूण कोश में 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था होती है। क्या होती है, 7 कोशिकीय क्या होता है, 7 कोशिकीय होती है, और 8 क्या होता है, 8 केंद्रकीय अवस्था वाला होता है। 7 कोशिकीय कैसे, तो देखते हैं। एक कोशिका ये रही, एक, दूसरी ये रही, 3 ये रही, 3 ये रही, और 3 यहाँ पर है। तो 3 और 3 मिलकर कितने हो गए, 6 हो गए। और एक आपको ये पूरी भी तो दिखाई दे रही है ना, ये भी तो केंद्रीय कोशिका है। तो कोशिका कितनी हो गई, कोशिका हो गई हमारी 7। कितनी हो गई, 7। ये हमने किस प्रकार गिनी है, एक ये वाली, 1 2 3, 3 ये रही, और 1 2 3 ये रही, और एक ये पूरी ऊपर वाली भी तो है ना, तो ये मिलकर हो गई 7। अब केंद्रीय कितने होते हैं, ये होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 केंद्रीय। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली हमसे पूछा जाता है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितने कोशिकीय होते हैं और कितने केंद्रक होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था वाला होता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको अगर ये एक बार में समझना है तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया, जिससे आपके दिमाग बिल्कुल सेट हो जाएगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, आगे देखिए अगला क्वेश्चन से प्रश्न नंबर 7 का ही जो अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि या तो हमें उस वाले क्वेश्चन का आंसर देना था या हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो देखिए ये क्वेश्चन अथवा करके हमसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो रेड डाटा बुक, परागकण और विपुंसन। तो इनमें से क्या, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करते तो आप इन पर सिर्फ 2 पर टिप्पणी लिखते। अगर आप ऐसा करते तो अभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते, यानी कि क्वेश्चन से डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखिए पहले हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे रेड डाटा बुक। इसमें हम लिखेंगे रेड डाटा बुक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पृथ्वी पर लुप्त प्राय, दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों, जानवरों और अन्य जीवों की सूची रखता है। क्या होता है, रेड डाटा बुक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पृथ्वी पर लुप्त प्राय, दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों, जानवरों और अन्य जीवों की सूची रखता है, ताकि उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके। यह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN द्वारा प्रकाशित होती है, और इसमें जीवों के जोखिम स्तर के अनुसार रंग कोडित जानकारी होती है। तो रंग कोड यानी कि कलर कोड, इसमें क्या क्या होता है, काला, काला होता है तो विलुप्त प्रजातियां होती है, लाल होता है तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त होते हैं, और नारंगी या पीला होता है तो जोखिम में, और अगर सफेद होता है तो ये दुर्लभ प्रजातियां होती है, और हरा होता है तो पहले संकटग्रस्त अब संख्या में सुधार है, और अगर ग्रे होता है तो जानकारी की कमी। तो आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपसे रंग कोड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आगे हम इसमें लिखते हैं महत्व। तो महत्व में हम लिखते हैं यह वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को प्रजातियों की स्थिति समझने और संरक्षण रणनीतियां बनाने में मदद करती है, जिससे जैव विविधता की रक्षा हो सके। अब देखिए आगे हमसे पूछा गया था परागकण और विपुंसन के बारे में, तो आगे हम उसके बारे में लिखते हैं। तो देखिए परागकण के बारे में लिखते हैं हम यहाँ पर, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे परागकण। इसमें हम लिखते हैं पौधों के नर प्रजनन अंग परागकोश द्वारा निर्मित सूक्ष्मकण होते हैं, जिसमें नर युग्मक शुक्राणु कोशिकाएं होते हैं, और ये पौधे के लैंगिक प्रजनन निषेचन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो हवा, पानी या जानवरों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल के मादा भाग तक पहुंचते हैं, ताकि बीज और फल बन सके। तो परागकण में क्या होता है, पौधों के नर प्रजनन अंग परागकोश द्वारा निर्मित सूक्ष्म कण होते हैं, जिसमें नर युग्मक शुक्राणु कोशिकाएं होते हैं, और ये पौधों के लैंगिक प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो हवा, पानी या जानवरों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल के मादा भाग तक पहुंचते हैं,
ताकि बीज और फल बन सके। आगे हम इसमें लिखते हैं परागकण के कार्य। इसमें हम लिखते हैं नर युग्मक का परिवहन। इसमें हम लिखते हैं परागकण नर युग्मकों को परागकोश से रतिकाग्र तक पहुंचाते हैं। और निषेचन, यह प्रक्रिया परागण, निषेचन और फिर बीज तथा फल के उत्पादन के लिए जरूरी है। आगे देखिए, हमसे पूछा गया था विपुंसन पर भी टिप्पणी लिखिए। तो हम विपुंसन ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। इसमें हम लिखते हैं विपुंसन पादप प्रजनन में एक महत्वपूर्ण तकनीक है। क्या होती है विपुंसन? पादप प्रजनन में एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें द्विलिंगी फूलों से परागकणों को उनके परिपक्व होकर पराग मुक्त करने से पहले ही नर जनन अंगों परागकोश को हटा दिया जाता है, ताकि स्वपरागण रोका जा सके और वांछित पौधों में मनचाहा परपरागण कराया जा सके, जिससे उन्नत और व्यावसायिक किस्मों के पौधे विकसित किए जा सके। क्या होता है विपुंसन में? विपुंसन पादप प्रजनन में एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसमें द्विलिंगी फूलों से पराग कणों को और उनके परिपक्व होकर परागमुक्त होकर करने से पहले ही नर जनन अंगों को हटा दिया जाता है, ताकि स्वपरागण रोका जा सके और वांछित पौधों में मनचाहा परपरागण कराया जा सके, जिससे उन्नत और व्यावसायिक किस्मों के पौधे विकसित किए जा सके। आगे हम इसमें लिखते हैं विपुंसन एक नियंत्रित प्रक्रिया है जो पादप प्रजनन में एक विशिष्ट और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वपरागण को समाप्त करती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में इसका पार्ट 4 आएगा। तो ये वाला सेट हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि ये वाला सेट हमारा पार्ट 4 में समाप्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो में पार्ट 3 हमने करा था और कल की वीडियो में इसका पार्ट 4 आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।